कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हर दिन की तरह हम कक्षा 11 की पढ़ाई से करेंगे, जिसमें हम गणित में समुच्चय पाठ को और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम जीव विज्ञान में जीव जगत के बारे में जानेंगे। बच्चों, कक्षा 11वीं की पढ़ाई के बाद हम एक बहुत इंस्पायरिंग, बहुत रोचक कहानी देखेंगे। यह कहानी है डेरेक रेडमॉन्ड की। डेरेक रेडमॉन्ड एक एथलीट है जो रेस करते हैं। हम जानेंगे कि क्या कहानी है इनकी, और कहानी का नाम है नेवर गिव अप। हम जानेंगे कि नेवर गिव अप क्या होता है, कैसे किसी को भी किसी भी काम के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन के बारे में आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जीव विज्ञान में जीवों में जनन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 3। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण, हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसमें अवयव एक निश्चित रूप में है, तो हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय के उदाहरण। दोस्तों, हमारे पास एक इंद्रधनुष है। क्या हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं? हाँ, हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे हमारे n नेचुरल नंबर और हमारे रियल नंबर और बहुत सारे हमारे और भी उदाहरण हैं जिससे हम अपरिमित समुच्चय को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसमें हम घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्या देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये संख्या का अंत कहाँ पे है, तो ये हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये हमारे कौन से संख्या कहलाती है? पूर्णांकों की संख्या। आइए एक सवाल करते हैं। परिमित और अपरिमित बताना है बच्चों आपको। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला महीने और दूसरा पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप ये बताइए, महीने और पूर्ण संख्या इन दोनों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? महीने हमारे क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमारे पास महीने निश्चित हैं कि ये महीने 12 ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
से लेकर दिसंबर तक के महीने हमारे पास 12 हैं। तो हमारे पास महीने क्या है? हमारे परिमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कहां तक होते हैं। तो ये हमारे क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर हमारे पास एक ए समुच्चय है, उस समुच्चय के हर एक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। हम उसको कैसे लिखेंगे? ए उप समुच्चय बी। यदि ए बी का उचित उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, उप समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना कि समुच्चय ए बी और सी एक समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर ए हमारे पास क्या है? राहुल और रौनक है। बी हमारे पास क्या है? डी जी और जेड है। और सी हमारे पास डी जी जेड राहुल और रौनक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ए उप समुच्चय सी का है कि नहीं है। तो हमने देखा ए के अंदर राहुल और रौनक है और सी समुच्चय के अंदर डी जी जेड राहुल और रौनक है। तो हमने ये पढ़ा था उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के अंदर हों, तो ही हम उसको एक दूसरे का उप समुच्चय कह सकते हैं। तो हमने देखा राहुल और रौनक इस समुच्चय के अंदर है और यही राहुल और रौनक सी समुच्चय के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी एक अवयव है। तो समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उप समुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना x हमारे पास 1 2 3 है, y हमारे पास 3 4 5 है, z हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या x z का उप समुच्चय है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि x के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने देखा कि x के अंदर के सारे अवयव 1 2 3 z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने हमारे पास x के अंदर क्या है? 1 2 3 और z के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1 2 3 समुच्चय z में है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमें ये कह सकते हैं कि x समुच्चय है z का। माना x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। तो ये पूछ रहा है कि y z का उप समुच्चय है कि नहीं है। तो हमने क्या देखना है? y के सारे अवयव क्या z के अंदर हैं। तो हमने हमारे पास ये है y 3 4 और 5। z के अंदर 3 4 5 है, देखते हैं। 3 है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि 3 4 5 है समुच्चय z में, तो हम इसको कहेंगे कि y उप समुच्चय z का है। अगला प्रश्न, क्या x y का उप समुच्चय है? क्या y z का उप समुच्चय है? क्योंकि 1 2 समुच्चय y में नहीं है, क्योंकि x के अंदर 1 2 3 है, y के अंदर 3 4 5 है। लेकिन 1 2 जो x के अवयव हैं वो y में नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x एक उप समुच्चय नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x एक उप समुच्चय नहीं है y का। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय बराबर हों। यदि तो a का प्रत्येक अवयव b का अवयव होना चाहिए तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव होना चाहिए, तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि a बराबर है b के। अगर समुच्चय a b समुच्चय के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? a
बराबर नहीं है बी के। और उदाहरण जानते हैं। माना ए हमारे पास 1 2 3 4 है और बी हमारे पास 3 1 4 2 है। तो हमने ये देखा कि ए के अवयव बी के अवयव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 अवयव हैं, दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि ए बराबर है बी के। ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर है। इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और भी विस्तार में जाना है तो आप एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। थैंक यू बच्चों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जीवों को वर्गीकृत करेंगे। इस वीडियो में हम वर्गीकरण प्रणाली और मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। इसमें हम 3 वर्गीकरण प्रणालियों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले है उसे कहते हैं हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली, दूसरी है लीनियस वर्गीकरण प्रणाली और तीसरी है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यह आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। दोस्तों, अरिस्टोटल एक शख्स था जिन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था और इन्होंने प्राणियों को उनके रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया था। आइए अब लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली को जानते हैं। दोस्तों, जरा यहां देखिए, यह लीनियस का चित्र है और इन्होंने द्विजगत पद्धति अपनाई, जिसका मतलब है उन्होंने जीवित चीजों को 2 जगतों में डिवाइड किया था। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। मगर दोस्तों, इस वर्गीकरण प्रणाली की भी कुछ सीमाएं थी। तो जो सीमा थी वह यहां पर लिखी है। इस पद्धति के अनुसार ससीम केंद्रिकी यानी कि यूकैरियोट्स एवं असीम केंद्रिकी यानी कि प्रोकैरियोट्स, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी जिसमें कि ग्रीन एल्गी आते हैं और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि फंजाई के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं है। तो यह इसकी एक मेजर लिमिटेशन यानी कि सीमा थी, जिस वजह से यह वर्गीकरण प्रणाली ज्यादा समय तक चली नहीं। फिर कुछ समय बाद एक और वर्गीकरण प्रणाली आई जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब इसको जानते हैं। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। यह कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध पर आधारित है। दोस्तों, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जितने भी जगत आते हैं वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है
पादप और पांचवा है जंतु। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मोनेरा जगत से शुरू करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जरा यहां पर देखिए, यह एक बैक्टीरियम का चित्र है जिसमें कि मैंने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कैप्सूल को दर्शाया हुआ है। और दोस्तों इन बैक्टीरिया के पास कभी कभी फ्लैजिला यानी कि कशाप भी होता है जो कि चलन में सहायता करता है। अब दोस्तों बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हमने 4 समूहों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला है वह है गोलाकार कोकाई, दूसरा है रॉड के आकार का बेसिलाई, तीसरा है स्पाइरिला और चौथा है विब्रियो। विब्रियो कॉमा के आकार का होता है। दोस्तों बैक्टीरिया को हमने उसके वास स्थान के आधार पर भी विभाजित किया हुआ है। तो जो सबसे पहला आता है इसमें उसको हम कहते हैं आद्य बैक्टीरिया और दूसरे समूह को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आद्य बैक्टीरिया को जानेंगे। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि लवणीय क्षेत्रों में। लवणीय क्षेत्रों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। यह बैक्टीरिया गर्म झरने में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया कच्छ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और दोस्तों मिथेनोजेंस रूमिनेंट पशुओं के आंतों में भी पाए जाते हैं। यह बायोगैस उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यू बैक्टीरिया को समझते हैं। यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य स्वपोषी भी होते हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल जिसे हम अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और इन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। दोस्तों जरा यहां पर देखिए, यह नील हरित शैवालों की कुछ कॉलोनीज हैं। यह आपने अपने घर के आसपास कभी ना कभी पानी के ऊपर ऐसा तो कुछ देखा ही होगा। और दोस्तों माइक्रोस्कोप में नील हरित शैवाल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य रसायन संश्लेषी भी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के पास श्लेष्मीय आच्छाद होता है और एक विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्ट होती है, जिसके द्वारा ये पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब इसके परपोषी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स हैं। दूध से दही बनाना, प्रतिजैविक का उत्पादन आदि यह सारी क्रियाएं परपोषी बैक्टीरिया करते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफॉइड, टिटनस आदि भी करते हैं। आइए दोस्तों बैक्टीरिया में जनन की प्रक्रियाओं को समझते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में यह बीजाणु यानी कि स्पोर को बनाता है। सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होता है और 4 स्पोर में बदल जाता है। बाद में यह 4 स्पोर मात्र कोशिका के अंदर चला जाता है और कॉर्टेक्स की एक लेयर बनाता है। इसके बाद कैल्शियम बाहर से आता है और पानी को हटा देता है। इसमें एक प्रोटीन कोट भी बनता है और अंत में एक एक्सोस्पोरियम की एक लेयर बनती है और आखिरी में
यह बीजाणु बाहर आ जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने के बाद यह एक नए बैक्टीरिया में बदल जाएगा। दोस्तों, इसका एक और सदस्य है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह रोगजनक होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और दोस्तों इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मोनेरा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई 3 वर्गीकरण प्रणालियों को जाना। हमने मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि हमने मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं और इनके समूहों को जाना। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। चलिए बच्चों, हम एक बहुत रोचक कहानी देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगी है, आप सभी को भी लगेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। कहानी का नाम है नेवर गिव अप। ये स्टोरी, ये वीडियो डेरेक रेडमॉन्ड की है, समर ओलंपिक्स 1992 की। तो आप पहले यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम यह जानेंगे कि डेरेक रेडमॉन्ड कौन है और उनके बारे में कुछ और बातें जानेंगे।
When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. बच्चों, अभी अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें आपने यह देखा कि डेरेक रेडमॉन्ड जो एथलीट है, जो भागते हैं, उनके पैर में कुछ तकलीफ हो गई थी और उनके पिता ने आके उनको कंधा दिया और साथ में रेस कंप्लीट करवाया। तो इससे बच्चों आप सभी ने क्या सीखा, ये जानने से पहले हम एक बार एक नजर डालते हैं कि डेरेक रेडमॉन्ड कौन थे। डेरेक रेडमॉन्ड एक एथलीट थे, ब्रिटिश एथलीट, जिनका जन्म 3 सितंबर 1965 को हुआ था। इनका ब्रिटिश रिकॉर्ड है 400 मीटर स्प्रिंट का। बच्चों, 400 मीटर स्प्रिंट यानी कि जो रिले रेस होती है उसको हम लोग 400 मीटर स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंट का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में। तो ये ब्रिटिश रिकॉर्ड क्या था? ये ब्रिटिश रिकॉर्ड 1985 में बना था, जिसमें उन्होंने ये 400 मीटर
की दूरी 44.82 सेकेंड में पूरी करी थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 1991 में टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, वह भी 400 मीटर का रिले रेस, जो 400 मीटर स्प्रिंट हम कह रहे हैं, उसी में जीता था। उससे पहले 1987 में रोम के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था। इन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है 1986 में। ये सभी गोल्ड मेडल इन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट में ही जीता है। तो बच्चों, ये खास बात क्या है इनमें? खास बात यह है कि अभी अभी जो आपने ये वीडियो देखी वो 1992 के समर ओलंपिक्स की है, जो कि बार्सिलोना में हुई थी। उसमें आप सभी ने देखा कि किस तरह इनके पैर में चोट लगने की वजह से, मसल पेन, मसल टेयर होने की वजह से इन्होंने ये रेस में जीत नहीं पाए। जबकि 1991 जस्ट एक साल पहले टोक्यो के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे, तो सभी को यही उम्मीद थी कि डेरेक रेडमंड गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन उनके पैरों का मसल टियर होने की वजह से वो नहीं जीत पाए। तो इसमें सीखने वाली बात यह है बच्चों कि उनके पैर का मसल टियर हो चुका था, वह भागने में सक्षम नहीं थे, फिर भी उन्होंने रेस कंप्लीट की। उनके फादर ने आके बोला तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जरूरत है, मैं करूंगा। तो उन्होंने वो किया। इसीलिए इस वीडियो का नाम नेवर गिव अप दिया गया है कि आप लोग भी कभी गिव अप मत कीजिएगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको अपना 100% देना है। जहां तक क्षमता है आप जहां तक दे सकते हैं अपना, उतना आपको देना है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों यह बात आपको समझ आई होगी और आप लोग भी नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से ही आगे काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो संबंध एवं फलन का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या है। मान लीजिए कि f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है तथा g दूसरा फलन है जो b से c पर परिभाषित है। तब f और g का संयोजन GOF से निरूपित होता है तथा GOF a से c पर परिभाषित होता है। GOFX बराबर होता है G ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अगर दो फलन हैं f तथा g और f का प्रांत a है तथा सह प्रांत b है, इसी प्रकार g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, तो दोनों का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है, जिसमें GOF का प्रांत a होगा और सह प्रांत c होगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मानते हैं हम कि एक समुच्चय a है जो कि फंक्शन f का प्रांत है। अब a के अंदर जितने भी अवयव हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। b फंक्शन f यानी फलन f का सहप्रांत है। तो इस प्रकार f एक फलन है जो a प्रांत से b सहप्रांत पर परिभाषित है। तो अगर a का अवयव x है तो b का अवयव fx होगा। अब दूसरा फंक्शन जो है g
वो किस प्रकार परिभाषित होगा? g हमारा b से c पर परिभाषित है, तो c मान लेते हैं एक और समुच्चय है। अब g फंक्शन जो b से c पर परिभाषित है वो किस प्रकार दिया जाएगा? g ब्रैकेट में fx, तो इसको हम कहते हैं GOF जो a से c पर परिभाषित होगा, यानी हमने b को बीच में से हटा दिया है। अब GOF का मान बराबर होता है g ब्रैकेट fx के, तो इसको कहते हैं f और g का संयोजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि g फंक्शन का जो प्रांत है वो एक्चुअली में f फंक्शन यानी f फलन का सह प्रांत है। इन शॉर्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है GOF बराबर g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कि f 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 6 पर परिभाषित है और g 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 पर परिभाषित है। ये दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर है 3 के, f3 बराबर है 4 के, f4 बराबर है f5 के तथा ये बराबर है 5 के, यानी f4 और f5 दोनों का ही मान 5 है। g3 बराबर है g4 के तथा ये बराबर है 7 के, यानी g3 और g4 दोनों का मान 7 है तथा g5 और g6 का मान 11 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो GOF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, यानी फलन क्या क्या है। f हमारा फलन है जिसका प्रांत है 2, 3, 4, 5 तथा सह प्रांत है 3, 4, 5, 6। g एक फलन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 6 और सह प्रांत है 7, 11, 15। तो अब हमें निकालना है GOF। GOF के लिए अब GOF का प्रांत क्या होगा, जो f का प्रांत है, और GOF का सह प्रांत क्या होगा, जो g का सह प्रांत है। यानी GOF जो है वो 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पर परिभाषित होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रांत और सह प्रांत में इनके क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हम क्या करते हैं, f के सह प्रांत को और g के प्रांत को बीच में से हटा देते हैं और इस प्रकार हमें GOF का प्रांत तथा सह प्रांत प्राप्त होता है। चलिए अब मान निकालते हैं। दिए हुए वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। f हमें दिया हुआ है, g दिया हुआ है तथा ये सारे मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है GOF। तो देखते हैं GOF 2 पर क्या होगा। GOF ब्रैकेट 2 हमने लिखा है, तो ये बराबर होगा संयोजन के परिभाषा से g ब्रैकेट में f2। अब यहाँ पर f2 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। f2 का मान क्या है, f2 का मान है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस f2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा g ब्रैकेट में 3। अब देखिए g3 का मान क्या है, तो g3 का मान है 7, तो g3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो इस प्रकार हमें GOF 2 मिल गया है 7 के बराबर। चलिए अगला मान निकालते हैं GOF 3 का। तो GOF 3 किसके बराबर होगा, फिर से हम संयोजन की परिभाषा से ये हो जाएगा g ब्रैकेट में f ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये होगा हमारा g ब्रैकेट में f3। अब आप फिर से देखिए f3 का मान क्या है, f3 का मान है 4। तो हम यहाँ पर f3 की जगह पर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा हमारा g ब्रैकेट में 4। अब हम क्या करेंगे, हम g4 का मान देखते हैं कहाँ पर है। तो g4 का मान है 7, यानी कि GOF 3 भी हमारा 7 के बराबर आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगला मान निकालेंगे 4 पर, यानी GOF 4। तो GOF 4 बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में f4। तो हम फिर से f4 का मान रखेंगे यहाँ पर। f4 का मान क्या है,
5, यानी ये हो जाएगा G5। अब हम G5 का मान रखेंगे। तो G5 का मान क्या है? G5 का मान है 11, यानी ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब बचा हमारा आखिरी अवयव यानी कि 5। तो अब हम निकालेंगे GOF5, जो बराबर होगा G ब्रैकेट में F5। अब हम F5 का मान देखते हैं। F5 का मान है 5, तो वो हमने यहाँ पे रखा है G ब्रैकेट में 5 तथा G5 का मान है 11। तो इस प्रकार हमने GOF की सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। GOF 2 पर, 3 पर, 4 पर तथा 5 पर। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों का संयोजन, यानी कि GOF बराबर होता है G ब्रैकेट में Fx। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आर्तव चक्र मादा प्राइमेटो यानी कि बंदर, मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 या 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। आइए जान लेते हैं कि यह होता क्या है। आर्तव चक्र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है जो महिला प्रजनन प्रणाली, विशेष रूप से गर्भाशय और अंडाशय में होता है, जो गर्भावस्था को संभव बनाता है। यह ओसाइट के उत्पादन के लिए, गर्भावस्था के लिए तथा गर्भाशय की तैयारी के लिए आवश्यक है। एक ऋतुस्राव या रजोधर्म से अगले ऋतुस्राव या रजोधर्म तक के घटना को आर्तव चक्र कहते हैं और ये ऐसे ही चलती रहती है। आइए दोस्तों, अब आर्तव चक्र के चरणों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है ऋतुस्राव या रजोधर्म, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था और तीसरा है स्रावी प्रावस्था। अब दोस्तों, ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म में रक्तस्राव होता है, जो कि गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। पुटकीय प्रावस्था में परिपक्व फॉलिकल का विकास होता है। और दोस्तों, स्रावी प्रावस्था में अंडोत्सर्ग के बाद की सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें कि पित्तपिंड का बनना भी शामिल है। आइए सबसे पहले अंडोत्सर्ग को समझते हैं। ये आर्तव चक्र की एक घटना है जिसमें कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाशय के अंदर कई सारे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कि इमैच्योर अंडाणु होते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्तव चक्र 28 दिन तक चलती है। पहले 7 दिन में एक साथ कई सारे फॉलिकल्स विकास करने लगते हैं। ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। 7वें दिन एक प्रमुख फॉलिकल पूरी तरह से विकसित कर पाता है। ये फॉलिकल अंडाणु को भी विकास करने में मदद करेगा, जो कि इसके अंदर होता है। बारहवें दिन ये फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रक्त धारा में उत्पन्न करने लगते हैं। इस एस्ट्रोजन की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है, जिससे कि
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो अंडाशय से वृद्धि करने लगते हैं और बाद में ये फॉलिकल से जो अंडाणु है वो डिटैच हो जाता है। ये कुछ रसायन भी उत्पन्न करता है जिसकी वजह से अंडवाहिनी इसके आसपास आ जाती है और इसको घेर लेती है। और अंत में जो अंडाणु है वो बाहर की तरफ आ जाता है जिससे कि अंडोत्सर्ग का प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाती है। ये अंडाणु गर्भाशय की ओर जाने लगता है। यह इस समय निषेचित हो सकता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये रजोधर्म के कारण गर्भाशय परतों के साथ साथ योनि से बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों आर्तव चक्र में कुछ घटनाएं होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। सबसे पहली घटना है गर्भाशयीय घटनाएं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आर्तव चक्र में कुछ चरण होते हैं, जैसे कि ऋतुस्राव, पुटकीय प्रावस्था और स्रावी प्रावस्था। यहाँ पर मैंने दिनों को दिखाया हुआ है जो कि आर्तव चक्र में होते हैं। अब ये वाली लाइन रजोदर्शन यानी कि मासिक धर्म को दिखा रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय की अंतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही है, जिसके कारण एक तरल पदार्थ योनि से बाहर आता है। और ये वाली लाइन गर्भाशय घटना को दिखा रही है। अगर दोस्तों आप गर्भाशय घटना वाली रेखा को देखें तो ऋतुस्राव वाले चरण में ये नीचे की ओर जा रहा है, जिसका सीधा साधा मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय अंतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से ऋतुस्राव होता है। और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि गर्भाशय अपने आप को तैयार कर रहा है निषेचित अंड के लिए। और दोस्तों अगर निषेचन नहीं होता है तो अगले चक्र का आरंभ हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन स्तर को समझते हैं। ये वाली रेखा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दर्शा रही है और ये वाली रेखा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दर्शा रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुटकीय प्रावस्था में ये दोनों हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन पीक पर होंगे, जो कि फॉलिकल्स के विकास में मदद करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडाशय घटनाओं को समझते हैं। अब दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पुटकीय प्रावस्था में ज्यादा होगी, जिससे कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद होगी। और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसमें मदद करेंगे, जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग के बाद कॉर्पस लूटियम यानी कि पित्तपिंड बनता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि FSH और LH उत्पन्न हो रहे हैं और साथ ही में एस्ट्रोजन भी फॉलिकल्स उत्पन्न करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्रिगर करेगा, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर oocyte बन जाएगा। ये मैच्योर oocyte अंडोत्सर्ग के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर ये अंडाणु को रिलीज कर देगा, उसको निकाल देगा। और बचा हुआ हिस्सा पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर पित्तपिंड कुछ चीजें उत्पन्न करेगा, जैसे कि
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन को रोक देगा। अब यहाँ पर पित्तपिंड जो प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न कर रहा है, ये गर्भाशय अंतःस्तर और रक्त वाहिनियों को वापस बनाने में मदद करेगा, जिससे कि ये आर्तव चक्र फिर से चलता रहे। तो कुछ इस तरह से आर्तव चक्र होता है। आइए इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। रजोदर्शन, प्रथम ऋतुस्राव, रजोध्रम जो कि यौवनारंभ में शुरू होता है। रजोनिवृत्ति, स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आप सभी को याद रखने हैं और इसकी परिभाषा भी। इस वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसके चरण, इसकी घटनाएं और अंडोत्सर्ग को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण को समझेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है, तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हों उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और आप हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnyan@gmail.com। आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक, और ये एपिसोड आज 1 बजे के बाद YouTube पर भी आ जाएगा। तो आप YouTube पर भी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके इकोवेशन के चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।